जय हिंद बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं रेजोनेंस के एक नए बेहतरीन टॉपिक से। पिछली क्लासेस में हमने रेजोनेंस के बेसिक टॉपिक्स पर हम बात कर चुके थे और समझा था कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बताया जाता है या उसको समझा जाता है। तो बच्चों, आज हम समझेंगे, आज की क्लास का मुद्दा हमारा ये रहेगा कि हमारा रेजोनेंस जो होता है तो रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन में क्या रिलेशन होता है। एक्चुअल में हमारा सवाल आके यहां रुक जाता है कि रेजोनेंस होने के लिए डीलोकलाइजेशन होना जरूरी होता है या डीलोकलाइजेशन होने के लिए रेजोनेंस जरूरी होता है। बच्चों, तो आज की क्लास की चर्चा हमारी यही रहेगी, यही समझेंगे हम लोग कि रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन में एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की यहां से हम बात शुरू करते हैं। कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लिया हमारे पास में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां पर हमारे पास में कार्बन है CH3। दूसरा हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमने कार्बन CH2 और यहां पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पाई बॉन्ड, एक्चुअल में हम लोग जो रेजोनेंस शुरू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में, तो हमें पाई बॉन्ड से लेना देना होता है। पाई बॉन्ड ही मूव करता है, पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज करता है। बच्चों, तो जैसे मैंने यहां पर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी, तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहां पर ये पाई बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों, अब इसका जो CH3 का जो p ऑर्बिटल होता है, इस p ऑर्बिटल का और इस पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में ये वाला p ऑर्बिटल कार्बन का ये वेकेंट होता है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस खाली वाले p ऑर्बिटल में मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हमारा लोकलाइज्ड होता है, मतलब अपनी जगह पर ही बैठा रहता है, मूव नहीं करता है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, कॉन्सेप्ट निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर ये लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है, लेकिन जब यहां पर इस पाई बॉन्ड की बगल में कोई p ऑर्बिटल होता है, दिस इज p ऑर्बिटल, यहां पर ये p ऑर्बिटल जैसे हमें दिखेगा, तो ये p ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड का बहुत कुछ लेना देना होता है, क्योंकि इसके एडजेसेंट में जो p ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, मूव हो रहा है। इसीलिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस मॉलिक्यूल में क्या बोलते हैं बच्चों? डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बोलते हैं प्यारे बच्चों, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बोलते हैं। मतलब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, यहां से हमने बात समझी कि भाई इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पाई बॉन्ड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड है, लेकिन इस पाई बॉन्ड के बगल में कोई पाई p ऑर्बिटल आया। तो जैसे p ऑर्बिटल आया तो प्यारे बच्चों, इसमें इस कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, एक कॉन्सेप्ट की हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने लगा। इसके अंदर नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर बगल में कोई इलेक्ट्रॉन का, जो कार्बन है, इस कार्बन पर इस इलेक्ट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके बगल में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे कि इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज होना शुरू करे। तो हमारे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड दो टाइप का हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड हो सकता है और एक डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होता है। अब इस पाई बॉन्ड के डीलोकलाइज होने के लिए रेजोनेंस क्या रोल प्ले करता है, इसी चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं, यही चीज समझेंगे। आज की क्लास का यही मुद्दा रहेगा और हमारी चर्चा भी यही रहेगी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कब होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कब नहीं होगा, और कब होगा तो किसके थ्रू होगा ये डीलोकलाइज, यही हम बात समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर हम बात करें, मतलब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डीलोकलाइज को कैसे समझे, तो जनरल सी बात बच्चों, हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये वाला। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा, पाया ये कि ये वाला बॉन्ड लॉन्गर हुआ, तो डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड लॉन्गर हो गया, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या हो गया बेटा? शॉर्टर हो गया। अब शॉर्टर लॉन्गर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसकी बाद में हमने डिस्कवरी की। इसके बाद में साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि ये वाला डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड तो लॉन्गर हो गया, हालांकि शॉर्टर होना चाहिए, लेकिन सिंगल बॉन्ड था, इसके कंपैरिजन में क्या होगा? लॉन्गर, लेकिन ये शॉर्टर हो गया। तो यहां पर देखा कि इसमें कुछ ऐसा फिनोमिनॉन हो रहा है, ऐसा प्रोसेस हो रहा है, जिससे कि ये पाई बॉन्ड अपनी जगह को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। तो बच्चों, यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हमारा डीलोकलाइजेशन का, यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा हुआ
डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का हमारा डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हुआ और देखा कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है। लेकिन अब इस पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता रहा, लेकिन किसके वजह से मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। मतलब के डीलोकलाइजेशन के लिए हमें रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका मतलब टू एक्सप्लेन द डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट हुई, उसकी जरूरत पड़ती है। और इस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन करने के लिए अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़े। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन को समझाने के लिए हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होता मेरे प्यारे बच्चों। मतलब यहां पर अगर मॉलिक्यूल देखा तो इधर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहां गया, नेगेटिव चार्ज, तो जहां पर डबल बॉन्ड था वो वाला बॉन्ड क्या हो गया, लॉन्गर हो गया, क्योंकि इसका पाई कैरेक्टर गायब हो गया। मतलब उसमें क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो गया। लेकिन जहां पर सिंगल बॉन्ड था वहां पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला बॉन्ड शॉर्टन हो गया, ये वाला बॉन्ड लॉन्गर हो गया, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये बात हमें पल्ले पड़ गई, ये बात हमें समझ में आई कि किसी भी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन होने के लिए हमें रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रेजोनेंस के लिए किसी भी टाइप के डीलोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था, बहुत सारी चर्चाएं की थी, बहुत सारी बातें करी थी और समझा था कि वो तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होता है वो एक टूल के थ्रू होता है, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है। उसी टूल को, उसी कॉन्सेप्ट को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस फिनोमिनन बोलते हैं बच्चों। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहां पर जो मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके थ्रू हो रहा है बेटा, बाई ड्रॉइंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो उसके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके हो रहा है। किसी ऑर्गेनिक सिस्टम में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उस पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन करने का एक टूल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अब यहां पर हम बात समझ चुके हैं कि रेजोनेंस के लिए डीलोकलाइजेशन जरूरी नहीं है, डीलोकलाइजेशन के लिए रेजोनेंस जरूरी होता प्यारे बच्चों। मतलब हमें अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करना होगा, तो बच्चों हमें रेजोनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें रेजोनेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं यहां पर अगर कोई मॉलिक्यूल लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे यहां पर मैंने मॉलिक्यूल लिखा, एक मॉलिक्यूल मैं यहां पर लिखता हूं डबल बॉन्ड O, इधर मैंने डबल बॉन्ड लिखा, तो बताइए रेजोनेंस, मैं पहले भी बात कर चुका हूं इसके बारे में, रेजोनेंस क्या इसमें होगा, पक्का होगा, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, इसमें भी रेजोनेंस पक्का होगा। लेकिन अगर पूछे कोई डीलोकलाइजेशन किस में होगा, रे डीलोकलाइजेशन मेरे प्यारे बच्चों, डीलोकलाइजेशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई पाई सिस्टम अल्टरनेशन नहीं है, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा प्यारे बच्चों। कैसे होगा आप समझते हैं, कुछ इस टाइप से डीलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा तो आप समझ चुके हैं कुछ इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। मतलब रेजोनेंस एक टूल हुआ ऑर्गेनिक सिस्टम में उस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को समझाने का, ऑर्गेनिक सिस्टम्स में। तो ये एक उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है रेजोनेंस। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला शुरुआत में,
कि भाई रेजोनेंस उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, तो इसका मतलब वो डीलोकलाइजेशन भी एक टाइप की प्रॉपर्टी हुई जिसको एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस का यूज किया जा रहा है, राइट। यहां पर हम बात समझ चुके हैं, यहां पर हम बात जान चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके उसके पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, राइट। तो यहां पर एक बात और हम समझे इसको अच्छे से, मान लिया कोई एग्जांपल से हम लोग बेसिक आइडिया, बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो जनरली हम जानते हैं। मान लिया हमारे पास में कोई बच्चा है भाई, हमारे पास में कोई बच्चा है, मान लिया कोई ये बच्चा है। अब ये बच्चा मान लिया कोई रो रहा है, ये बच्चा रो रहा है, इसको हमें क्या कराना, मान लिया चुप कराना है भाई, इसको चुप कराना है। अब इसको चुप कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चुप कराने के लिए हमें यहाँ पर एक लोरी, इसको स्टोरी सुनानी पड़ेगी, या कह सकते हैं इसको स्टोरी सुनानी पड़ेगी, या इसको मान लेते हैं लोरी सुनानी पड़ेगी, राइट। तो क्या होगा, एक बच्चा एक मॉलिक्यूल हुआ, मान लेते हैं बच्चा एक हमारा क्या हुआ बच्चों, मॉलिक्यूल हुआ। अभी मॉलिक्यूल में अब ये चुप कराने का मतलब क्या, यहाँ पर चुप कराने का मतलब यहाँ पर ये मान लेते हैं ये है डीलोकलाइजेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपाउंड करते हैं, डीलोकलाइजेशन है ये। अब इस मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन कराने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल स्टोरी उसको सुनानी पड़ेगी, उसको लोरी सुनानी पड़ेगी, उसको एक या कोई स्टोरी सुनानी पड़ेगी। तो दिस इज द रेजोनेंस। यहां पर हम लोग समझ चुके हैं कि भाई रेजोनेंस तो एक माध्यम है, रेजोनेंस तो एक तरीका है उस मॉलिक्यूल में उस डीलोकलाइजेशन को समझाने का, राइट। जैसा कि हम यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि कोई बच्चा है जो रो रहा है, उसको चुप कराना है। अब चुप कराने का मतलब उसके अंदर डीलोकलाइजेशन कराना है, हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसको रिलेट करते हैं। अब उस बच्चे को चुप कराने के लिए हमें कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनानी पड़ेगी, और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल स्टोरी क्या होती है, रेजोनेंस होती है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में उस डीलोकलाइजेशन को कराने के लिए, उसको बच्चे को चुप कराने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनानी पड़ेगी, रेजोनेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। ये इसका मतलब यानी कि इसमें इसका रेजोनेंस जरूरी होता है, रेजोनेंस जरूरी है इसको डीलोकलाइजेशन कराने के लिए या उसको चुप कराने के लिए। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक बिल्कुल समझ चुके हैं, यहाँ से आपको बात बिल्कुल गहराई तक समझ में आ चुकी होगी कि डीलोकलाइजेशन और रेजोनेंस में क्या रिलेशन हुआ। डीलोकलाइजेशन तो एक नेचुरल फिनोमिनॉन है, उसको समझाने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं, और बारी बारी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते हैं वो केवल और केवल उस डीलोकलाइजेशन को समझाने के लिए करते हैं, राइट। तो हम समझते ही हैं, हमारा मुद्दा यहां पर आ जाता है कि भाई अब इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन क्या हो, क्या कंडीशन हो। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं बच्चों बात की कि भाई हमारे डीलोकलाइजेशन जो होता है बच्चों, डीलोकलाइजेशन जो होता है इसके लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, दो कंडीशन होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम में डीलोकलाइजेशन कराने के लिए। बात तो कंफर्म, बात तो एकदम बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है, पानी की तरह बात क्लियर ये है कि भाई मॉलिक्यूल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे और बारी बारी से पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होगा और हमारा रेजोनेंस या उसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन उस पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है उसके लिए भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल में। पहला मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए बच्चों। सबसे पहली कंडीशन, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब या तो उस पे एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए या sp होना चाहिए, सीधी बात है। और एक बात और, डीलोकलाइजेशन में एटलीस्ट 3 और मोर देन 3 कार्बन होने चाहिए, 3 और मोर देन 3 कार्बन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये इसके साथ में याद रखना, कभी भी दो सिस्टम में, 2 कार्बन के सिस्टम में हमारा 2 कार्बन का एटम है, उसमें 2 कार्बन से बना कोई कंपाउंड है, उसमें हमारा डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए और वो प्लेनर होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ये बात आपको समझ, मतलब क्या हो कॉन्जुगेशन का मतलब बच्चों, कॉन्जुगेशन का मतलब होगा कि पहला तो उसमें क्या होगा, अल्टरनेशन होना चाहिए, अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है जी, पाई बॉन्ड का होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों, एडजेसेंट
p ऑर्बिटल एंड पैरेलल p ऑर्बिटल बच्चों, पैरेलल p ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये हमारा कॉन्जुगेशन होना चाहिए इसमें। तो इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन चेक करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा रेजोनेंस के थ्रू, वो अलग बात, वो समझ चुके हम लोग, लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई रेजोनेंस तो हो जाता है, लेकिन कॉन्जुगेशन के लिए क्या सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल में जिससे कि पाई बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन आराम से हो सके। तो पहला तो प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, सबसे पहली बात। sp2 sp होने चाहिए, प्लेनर होगा तो इसका मतलब, और प्लेनर होने से के साथ साथ में उस सिस्टम के पास में 3 या मोर देन 3 कार्बन होने चाहिए, एटम होने चाहिए, और p ऑर्बिटल यहां पर प्लेनर होनी चाहिए, मतलब एटम प्लेनर होने चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना जरूरी होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या था बच्चों? अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड का ही तो हमारा कॉन्जुगेशन होना है, या उसी का तो डीलोकेलाइजेशन कराना हम लोगों को। दूसरा, एडजेसेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए बच्चों, p ऑर्बिटल होना चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर पैरेलल p ऑर्बिटल होना चाहिए, एक तो बराबर में होना चाहिए और साथ में पैरेलल होने चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए ऐसे। तो तभी उसके अंदर पाई सिस्टम का, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा, राइट। तो ये कंडीशन है, सुटेबल कंडीशन होती है डीलोकेलाइजेशन कराने के। मतलब अगर हम यहां पर बोले भाई कॉन्जुगेशन की अगर बात करें, कॉन्जुगेशन की बात करें, तो कॉन्जुगेशन में मैंने क्या बोला? p ऑर्बिटल एडजेसेंट होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। जैसे मान लिया हमारे पास में कार्बन कोई सिस्टम ऐसे है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहां पर कार्बन अपना p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। प्यारे बच्चों, ये p ऑर्बिटल एडजेसेंट भी है और पैरेलल भी है। तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन कुछ ऐसे होगा, मतलब यहां पर डीलोकेलाइजेशन होगा तो इसका मतलब p ऑर्बिटल पैरेलल भी होने चाहिए, p ऑर्बिटल एक तो एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है जी, एडजेसेंट एंड पैरेलल होने चाहिए बच्चों, पैरेलल होने चाहिए। ये दो कंडीशन हमें बहुत जरूरी चाहिए, राइट। तो ये बात हम बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हैं कि भैया डीलोकेलाइजेशन होने के लिए ऑर्बिटल में या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक तो पाई बॉन्ड के अल्टरनेशन होना चाहिए, दूसरा उस पाई बॉन्ड के सिस्टम में जो p ऑर्बिटल होते हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होना है, उनके लिए p ऑर्बिटल का होना जरूरी होता है, वो भी एडजेसेंट और एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में होने चाहिए। तभी इलेक्ट्रॉन जंप करता करता चला जाएगा, जैसे यहां पर दिख रहा है। ये p ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? एक तो एडजेसेंट होना चाहिए, बगल में होने चाहिए। कभी ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए यहां पर ये ऐसे सिस्टम आ गया, ऐसे सिस्टम डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां पर p ऑर्बिटल तो ये रहा, लेकिन ये p ऑर्बिटल इसके सिस्टम में नहीं होगा, इसके एडजेसेंट में नहीं होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चला जाएगा, लेकिन यहां से जहां जाने के लिए ये बीच में जो बैठा है ये p ऑर्बिटल इसके पैरेलल में नहीं होगा, तो यहां पर नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां पर p ऑर्बिटल एडजेसेंट में नहीं आ रहा भाई, ये सिस्टम में नहीं आ रहा, इसका मतलब यहां पर प्लेनर नहीं होगा, ये प्लेनर नहीं है बच्चों, प्लेनर नहीं है ये, प्लेनर नहीं। तो इसका मतलब ना तो इसके एडजेसेंट में आएगा और ना ही इसके क्या आएगा, पैरेलल में आएगा। तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा, कोई डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई डीलोकेलाइजेशन, रेजोनेंस तो हो सकता है, नो डाउट, रेजोनेंस तो किसी भी मॉलिक्यूल में ला सकते हैं, लेकिन रेजोनेंस के थ्रू इसके अंदर डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। ये बात कंफर्म होगी हम लोगों को, ये बात बिल्कुल हमें समझ में आ गई है। अच्छा, अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डीलोकेलाइजेशन होने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो हम कॉन्जुगेशन कितने टाइप के होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए? जिसमें अब सीधी बात है, हमने दो बात हमने सीख लिया है, एक तो अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए, दूसरा एडजेसेंट p ऑर्बिटल और पैरेलल p ऑर्बिटल होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन जिन जिन मॉलिक्यूल में सेटिस्फाई होगी उनमें होगा कॉन्जुगेशन, और जिनमें होगा कॉन्जुगेशन उनमें होगा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, और जिसमें होगा डीलोकेलाइजेशन वो किसके थ्रू होगा? वो रेजोनेंस के थ्रू होगा मेरे प्यारे। तो देखिएगा ध्यान से, अब बिल्कुल एकदम बात बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होगी बच्चों। जिस हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड पर, दूसरा पैरेलल p ऑर्बिटल या एडजेसेंट p ऑर्बिटल। ये जिस मॉलिक्यूल में होंगे उनमें कॉन्जुगेशन होगा, और जैसे ही कॉन्जुगेशन होगा उसके अंदर क्या होगा बेटा बच्चों? डीलोकेलाइजेशन होगा, और डीलोकेलाइजेशन शो करने के लिए वेरियस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। यही एक फुल कॉन्सेप्ट होता है
तीनों को समझने का, तीनों को बिल्कुल क्लियरली पानी की तरह क्लियर करने के लिए इन तीनों का होना बहुत जरूरी होता है। और आई होप आपको ये तीनों बातें बड़े आसानी से समझ में आ चुकी है, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास से हम लोग रेजोनेंस के ऊपर बात करते आ रहे हैं, रेजोनेंस के ऊपर बात करें, और आज की क्लास में हम लोग डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन कंबाइन करके हम लोग यहां देखने जा रहे हैं। राइट, तो बच्चों हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा, कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जरा बात एकदम और क्लियर कर लेते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमें देखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमें डीलोकलाइजेशन कराना है रेजोनेंस के थ्रू, तो भैया उसके अंदर क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल पहले तो प्लेनर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन होगा तो प्लेनर होगा, कॉन्जुगेशन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, पक्का होगा डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन, अब डीलोकलाइजेशन हुआ तो किसके थ्रू होगा, थ्रू रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस के थ्रू होगा। ये बात भी हम लोग क्लियरली समझ चुके हैं। ठीक है, अब समझते ये हैं बच्चों, प्लेनर तो बात समझ में आ गई। प्लेनर के लिए क्या होना चाहिए, या तो मॉलिक्यूल sp2 होना चाहिए या मॉलिक्यूल sp होना चाहिए। जब sp sp2 होगा ना, अरे तभी उसके p ऑर्बिटल पैरेलल में आएंगे, तभी वो एडजेसेंट में होंगे। प्यारे बच्चों समझ लेना ध्यान से बात को, अगर प्लेनर है तभी इसके अंदर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, तभी उसके अंदर p ऑर्बिटल जो होंगे वो एडजेसेंट होंगे, एडजेसेंट होंगे, और साथ में क्या होंगे, पैरेलल होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे। ये समझना, एडजेसेंट होंगे और पैरेलल होंगे। ठीक है, एकदम बात बिल्कुल पानी तरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अब कॉन्जुगेशन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने टाइप का हो, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन की तो बात यहां पर कॉन्जुगेशन के टाइप से आके रुक जाती है। मैंने कहा कि कॉन्जुगेशन जो होता है उसके लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। अरे बच्चों, कॉन्जुगेशन के लिए बहुत जरूरी होनी है। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी बातें क्या है भैया, अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, और साथ में क्या होगा कि ऑर्बिटल का पैरेलल में और एडजेसेंट में होना। तो मेरे बच्चों कॉन्जुगेशन जो होगा वो जनरली तीन टाइप का मिलेगा। पहला पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा, इस टाइप का कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, जैसे यहां पर इस टाइप कॉन्जुगेशन होगा, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, पाई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। राइट, जैसे हमारा इस टाइप से कॉन्जुगेशन मिल जाएगा, जैसे हमारा इस टाइप कॉन्जुगेशन, दिस इज कॉल्ड पाई पाई कॉन्जुगेशन। कोई दिक्कत नहीं, पाई पाई के बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा है, कोई सेंस, मतलब सारे के सारे पाई पाई कॉन्जुगेशन का मतलब होगा इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल क्या होगा, सब पैरेलल होगा। इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सब पैरेलल है, और साथ में एडजेसेंट भी है, एडजेसेंट भी है, एडजेसेंट भी है। ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर समझ में आ चुकी है। बात करते हैं दूसरा कॉन्जुगेशन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड है पाई टू p ऑर्बिटल, पाई टू p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। प्यारे बच्चों, अब पाई से p ऑर्बिटल में कॉन्जुगेशन में कौन कौन आता है जरा सुनिए ध्यान से। सबसे पहला कॉन्जुगेशन आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा, और इस कार्बन पर प्लस चार्ज है जिसको बोलते हैं पाई टू। अब इसके पास में p ऑर्बिटल खाली होता है, पाई टू p ऑर्बिटल, पहला कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड से p ऑर्बिटल में, और कब होता है, जब कार्बोकेटाइन लगाओ, प्लस चार्ज लगाओ। दूसरा डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या होगा, एनायन लिखा हो, तो पाई टू एनायन, एनायन होगा। यहां पर क्या होगा, कटायन होगा बच्चों, कटायन के पास भी p ऑर्बिटल होगा, एनायन के पास भी p ऑर्बिटल होगा। पाई से एनायन कार्बोटाइन होगा, डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में कॉन्जुगेशन आ गया। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, डबल बॉन्ड से आएगा, यहां पर आ जाएगा आपका कोई भी एटम आ जाएगा, p ऑर्बिटल आ जाएगा, तो पाई टू बोरॉन टू टाइप का कोई न्यूट्रल एटम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड से हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, लोन पेयर आ जाएगा, या मान सकते हैं कि हमारे पास रेडिकल आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, तो पाई टू रेडिकल, फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ये हमारे सबके सब क्या होते हैं भाई, पाई टू p ऑर्बिटल, क्योंकि सबके पास में p ऑर्बिटल खाली पड़े होते हैं, तो इनके पास भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। राइट, मतलब p ऑर्बिटल क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, और साथ में अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कटायन, p ऑर्बिटल आ गया यहाँ पर,
इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल, सबके पास p ऑर्बिटल है। जिनके साथ में देखो ये p ऑर्बिटल है, इसके पास भी p ऑर्बिटल होगा, इसके पास भी p ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पर पाई और p का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन होगा बच्चों। कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए? अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड, क्या अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड और p ऑर्बिटल होना चाहिए। पहला कॉन्जुगेशन ये हो गया, दूसरा कॉन्जुगेशन बच्चों ये हो गया, और तीसरा कॉन्जुगेशन होता है लोन पेयर टू p ऑर्बिटल। दिस इज द नेक्स्ट और फाइनल में इतने टाइप के कॉन्जुगेशन, जहां जहां किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इस टाइप का कॉन्जुगेशन दिख जाए वहां पर आपका कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा, वहीं पर डीलोकेलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, बाई रेजोनेंस, बाई यूजिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे लोन पेयर की बात करें तो बच्चों हमारे पास में कोई एक एटम है जिसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा, लोन पेयर, और इसके बगल में कोई एटम लगा होगा ए टाइप का जिसके पास में p ऑर्बिटल होगा, इसके पास में होगा p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। तो इसमें इसका क्या होगा? रेजोनेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन होगा पाई ऑर्बिटल में। तो इस टाइप के यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है लोन पेयर वाला, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर p ऑर्बिटल कंटेनिंग क्या हो सकता है? या तो कोई बोरोन एटम हो सकता है, p ऑर्बिटल खाली होता है, या कोई कार्बोकटाइन हो सकता है, p ऑर्बिटल खाली होता है। तो इस टाइप की कैटेगरी में कोई भी एटम आएगा तो वो कॉन्जुगेशन शो करेगा, मतलब उसके अंदर डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल होगा, मतलब उसके अंदर डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पर उसके कॉन्जुगेशन को कंप्लीटली शो कर सकते हैं, कंप्लीटली बता सकते हैं, कंप्लीटली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही रेजोनेंस की कहानी है, यही रेजोनेंस से आप बताना चाह रहे हैं, यही रेजोनेंस से आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं।